अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास मैट्रिक फेडरल पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 5 यानी लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं। और जो हमारा आज का टॉपिक या उन्वान होगा वो होगा बेनज़ीर भुट्टो गवर्नमेंट एरा, जो दूसरी दफ़ा उनको जब इलेक्ट किया गया अक्टूबर 1993 में और नवंबर 1996 तक इनका टेन्योर रहा। तो दूसरी दफ़ा इक़्तिदार में आने के बाद जो बेनज़ीर भुट्टो के इक़दाम थे वो हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले हम ये चेक करेंगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर यानी कि पिछले लेक्चर में क्या डिस्कशन की थी। हमने प्रीवियस लेक्चर में गवर्नमेंट जो हमने एरा जो था, जो दौर था हुकूमत का, वो बेनज़ीर का हमने पढ़ा था। उसका पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था जब उनका पहले दौर खिलाफत शुरू हुआ था, यानी कि उनका इक़्तिदार में आने के बाद जो उन्होंने इक़दाम किए थे पहली दफ़ा 1988 से लेकर 1990 तक के, हमने उन टॉपिक्स को डिस्कस किया था। अगर आपने ये नहीं लेक्चर देखा है तो आप इस लेक्चर को देखकर अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो मैसेज शेयर कर सकते हैं। अब जो बेनज़ीर भुट्टो का जो एरा है पार्ट 2 में, यानी कि उनका जो दूसरा एरा जब शुरू हुआ, जब इक़्तिदार में यानी कि हुकूमत में जब वो आई दूसरी दफ़ा, तो पहली दफ़ा जो उनको हटाया गया था, जो डिसमिसल किया गया था, वो गुलाम इसाक खान साहब ने किया था। सेक्शन 58(2)B को इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट के पास हुआ कि हक़ था कि पूरी कैबिनेट को डिसॉल्व कर सकते थे, और अब ये शिक ख़त्म हो चुकी है, ये सेक्शन निकाल दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन इसके अलावा जितने भी प्राइम जो लॉज हैं, रूल्स हैं, वो अब प्राइम मिनिस्टर को दे दिए गए हैं। ठीक है, तो बेनज़ीर भुट्टो की जो उस वक्त करप्शन चार्जेस जो लगे थे उनके ऊपर, कुछ जो लगे थे, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस के ऊपर लगे थे और जो मरीन्स के ऊपर उनके ऊपर लगा था करप्शन का इल्ज़ाम, उसकी वजह से उनकी हुकूमत को डिसॉल्व किया गया था। और डिसॉल्व करने के बाद नेशनल असम्बली को तोड़ दिया गया था, डिसॉल्व कर दिया गया था 6 अगस्त 1990 को। प्लीज़ अच्छी तरह याद रखिएगा, 6 अगस्त 1990 को उनकी पूरी कैबिनेट डिसॉल्व हो गई थी। बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी का दौर फिर से ख़त्म हो गया था, और ये सिर्फ़ और सिर्फ 2 साल चली थी। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के पास जो पूरा टाइम था बेनज़ीर भुट्टो के फर्स्ट एरा में, वो सिर्फ 20 मंथ्स का था, 20 मंथ का था। और ये आप रिसर्च करके देख सकते हैं कि उनके पास से 20 महीनों में कि कहाँ पे कहाँ तक उरूज पे पहुँच चुकी थी। अब ये तो हमारे को टैक्टिक्स बताते हैं, हमारे एनालिसिस्ट और जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, दानिश्वर हैं, उनका ये मानना था कि उस वक्त के दौर के हिसाब से बड़ी करप्शंस हुई, बहुत बड़ी करप्शन हुई। अब ये तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो आज के लिहाज से आम बात हो गई है करप्शन। ठीक है ना, तो उस वक्त ये सबसे ज़्यादा रुझान आया। और लेकिन उस वक्त के दौर के हिसाब से जब बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौर एरा शुरू हुआ, यानी कि सेकंड जब टेन्योर आया गवर्नमेंट का 1993 से लेकर 1996 तक, तो उस वक्त के हिसाब से अगर देखा जाए तो बेनज़ीर भुट्टो के दौर में यानी कि इक़्तिदार में उनमें डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, फिर वही कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम हुआ, कराची फ्लाईओवर्स और ब्रिजेस के ऊपर और लाहौर बाईपास के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया, बने भी फ्लाईओवर्स, लेकिन कितने साल में बने? 1.5 साल में, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शंस पहले ही नवाज शरीफ के दौर में शुरू हो चुकी थी। तो उस वक्त के हिसाब से ये इनके हुआ था, जो अभी भी ये सिलसिला चल रहा है। अगर नोट कराओ, जो फार्मर्स और वुमेंस का जो उन्होंने सबसे अहम किरदार अदा किया था वो था किसान बैंक के नाम से। अच्छा, ये किसान बैंक का जो कॉन्सेप्ट था, इसमें जो उस वक्त के हिसाब से लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे थे वो सिर्फ जो ट्रैक्टर स्कीम्स थी और जो सीड स्कीम्स थी उसके हिसाब से दिए जा रहे थे। और जो लोन की मुद्दत थी, जो सबसे ज़्यादा लोन मिलता था वो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए मिलता था। ये मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ बेटा। तो उस वक्त के हिसाब से ये रकम बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है, तो सोशल हेल्थ पॉलिसीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, वुमेंस के ऊपर पुलिस स्टेशंस कायम किए, कोर्ट्स में वुमेंस को राइट्स मिले, लीगल फैसिलिटीज़ मिली। ये सब कुछ किसके दौर में हुआ? बेनज़ीर भुट्टो के दौर में हुआ। ये हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, ये हुआ था, ये उनके दौर में हुआ था। और सबसे अहम बात यह है कि जब ये पूरे इक़दाम आगे बढ़ना शुरू हुए तो उनमें सबसे अहम जो था वो 8-5 ईयर प्लान था, यानी कि 5 साल मनसूबाबंदी थी, जो हमारे मुल्क यानी कि पाकिस्तान को तरक्की में और खुशहाली में आगे ले जा सकती थी। अब ये प्लान्स जो बनते हैं 5 ईयर प्लान्स, ये हर मुल्क बनाता है ऑन द बिहाफ ऑफ पॉपुलेशन। अगर आपके पास सेंसस मौजूद हैं, बिल्कुल सही सेंसस हैं, तो उसके ऊपर इकोनॉमिक प्लान बनता है 5 ईयर का। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ कहीं लिखा है 6 दफ़ा, कहीं लिखा है 7 दफ़ा, कहीं लिखा है 8 दफ़ा, लेकिन टोटल जो है वो 7 दफ़ा मरदमशुमारी हुई है। अब ये 7 दफ़ा जो मरदमशुमारी हुई है, अब उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क का जो 5 ईयर प्लान है वो बिल्कुल ही आप समझ गए होंगे कि पता ही नहीं चलता कब इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है, कब कॉस्ट बढ़ जाती है, कब प्राइस बढ़ जाती है, तो कुछ पता नहीं चलता क्योंकि हमारे पास सेंसस ही नहीं है। जब सेंसस नहीं होते, मरदमशुमारी नहीं होती, तो आप इतनी आराम से इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं कर सकते।
तो अब ये एक बड़ी बात थी कि उस वक्त उन्होंने इकनॉमिक प्लान लेकर आ गए, और प्लस केपीके की गवर्नमेंट को उन्होंने डिसमेंसल किया था, क्योंकि उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर थे केपीके के वो कौन थे, पीर साबिर शाह साहब, वो ये हैं, आपने अगर नोट करा होगा, ये मुस्लिम लीग के थे। उनको डिसॉल्व करके उनकी कैबिनेट को किसको लेकर आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उस वक्त के कैंडिडेट थे आफ्ताब अहमद शेरपाव साहब, तो उनको लेकर आए और उनकी चीफ मिनिस्टर को एज अ पूरा जो टेन्योर था वो दिया। लेकिन हैरानी की बात यहाँ पर यह होती है कि डिसॉल्व क्यों किया गया, ये है असल मुद्दा ये था कि अगर बंदा काम सही कर रहा है या कहीं ना कोई मसला है या कुछ बोलते हैं ना आसान लफ्ज़ों में टस्सल है, तो वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तानी है। और कहीं ना कहीं अगर आप इन चीज़ों को अगर देखेंगे, इन मैटर्स को देखेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तो उस वक्त केपी की गवर्नमेंट में ये बहुत बड़ा इख्तलाफ शुरू हो गया था, और यही वो चीज़ें थी जिसके बिहाफ पर आज भी केपीके में बहुत बड़ा मसला है, और बलूचिस्तान में भी, कि चीफ मिनिस्टर और गवर्नर जब भी आते हैं तो उन्हीं पार्टियों के आ जाते हैं जो इक़्तिदार में आ चुकी है। अब ये सही है, इसमें कोई गलत नहीं है कि जो इक़्तिदार में आया है वही अपने लोगों को लेकर आ रहा है, लेकिन क्या जो पहले वाले इक़दाम थे वो क्या बिल्कुल गलत हो रहे होते हैं, ये सोचने वाली बात है। अच्छा, प्लस सबसे अहम बात फॉरेन विजिट्स और कश्मीर इशू। अच्छा, फॉरेन विजिट्स में सबसे अहम जो आया वो ईरान और तुर्की का दौरा था, जो आज भी बहुत सराहा जाता है। अच्छा, कुछ फील्ड्स के ऊपर, कश्मीर के ऊपर जो उन्होंने एग्रीमेंट साइन किए थे कॉपरेशन के लिहाज से, ईरान, तुर्की, इवन के कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़, हाँ कुछ आपकी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें जैसे कज़ाकिस्तान था, अज़रबैजान, तो उनके माहिदों को बड़ा अहम नुक्ता नज़र से देखा गया। अब ये तो फॉरेन विजिट जो थे डेवलपमेंट के थे, और अगर नोट कराओ तो डेवलपमेंट के हिसाब से जितना भी काम हुआ थोड़ा बहुत भी वो बेनज़ीर के भुट्टो के दौर में हुआ, लेकिन उसको मज़ीद आगे डेवलपमेंट कहीं ना कहीं उनकी फॉरेन पॉलिसी को बढ़ाने वाले भी कौन शख्स थे, वो नवाज शरीफ थे, जो हम अगले टॉपिक में कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। लेकिन अब ये इतना काम हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, तो फिर क्या ऐसा मौका आया कि वापस से बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट को डिसमिसल हुआ, यानी कि उनको वापस से हटा दिया गया? क्या रीज़न आया? देखो, रीज़न ये था कि उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे फारूक अहमद खान लगारी, और जो प्राइम मिनिस्टर थी बेनज़ीर भुट्टो, अब बोलते हैं कि फिर अगेन करप्शन चार्जेस लगे किनके ऊपर, बेनज़ीर की हुकूमत के ऊपर और फारूक लगारी साहब के ऊपर, क्योंकि वो लोग जितनी फॉरेन पॉलिसीज़ बना रहे हैं और जितना काम कर रहे हैं उसके हिसाब से वो खर्चा कर रहे हैं, और ख़र्चा जब इतना ज़्यादा हो रहा है तो फिर वो सेविंग्स कहाँ जा रही है, वो रेवेन्यू जनरेशन कहाँ जा रही है? तो ये वो चीज़ें थी जिसके बिहाफ पर बहुत ज़्यादा बोलते हैं रूलिंग ओवर्स बहुत ज़्यादा चल रही थी, और ये सिर्फ 3 साल तक चली, यानी पूरा टेन्योर नहीं हुआ, 5 साल का पूरा टेन्योर नहीं हुआ। अगेन पहले 2 साल चली, फिर 3 साल चली। तो ये ऐसा दौर आ रहा था कि उस वक्त के हिसाब से जो करप्शन लेवल है वो बहुत बढ़ रहा था, चाहे वो नवाज शरीफ का दौर हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का यानी कि बेनज़ीर भुट्टो का दौर हो, या एक लिहाज से। लेकिन हैरानी अभी भी वही हैरानगी है कि इतनी करप्शन सिर्फ 2 या 3 साल में। कहीं लिखा हुआ है, कई इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं कि बेनज़ीर के दौर में उस वक्त के हिसाब से 200 अरब से भी ज़्यादा करप्शन हुई, और नवाज शरीफ के दौर में हुई कहीं ना कहीं 250 अरब से भी ज़्यादा। तो अब ये जो करप्शन लेवल है ये कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है? हाँ, वो अलग बात है कि हमारी हुकूमत के जितने नुमाइंदे हैं, जितने इदारे हैं, वो कहाँ पर हैं? जब ये चीज़ें हो रही हैं तो फिर कैबिनेट क्यों डिसॉल्व हो रही है? अब कैबिनेट अगर डिसॉल्व हो रही है तो वो करप्शन को रोक क्यों नहीं पा रहे हैं इदारे? तो ये वो सारे सवाल थे जो उस वक्त बहुत ज़्यादा उठ रहे थे गवर्नमेंट के हिसाब से एक दूसरे के ऊपर। और आज भी अगर देखा जाए तो PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान अब तक मुआहदे नहीं, लेकिन सियासी मुआहदे फ़ौरन चलते हैं। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी रहती है, लेकिन सियासी मुआहदे चलते रहते हैं। ये एक सियासी हुस्न भी है डेमोक्रेसी का। ये बोलते हैं ना कि हुस्न है कि हम किसी के ऊपर भी कोई भी इल्ज़ाम नहीं, कोई भी बात कह सकते हैं आज़ादाना तरीके से। लेकिन वो आज़ाद तरीके से जितनी बातें हो रही हैं, क्या वो पूरी कंप्लीट हो रही हैं, या उस करप्शन लेवल को कहीं दबाया जा रहा है या ख़त्म किया जा रहा है, ऐसे कोई इक़दाम? तो ये असल बात आती है। लेकिन अगर आपको अभी भी इन टॉपिक में कोई चीज़ समझ में ना आई हो, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर कोई चीज़ समझ में आ गई हो तब भी शेयर करें, कमेंट करें। उन बच्चों, उन लोगों तक ये इल्म पहुँचाएँ जिनको इनकी ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।